11 मई को मैंने आप लोगों को पार्ट 2 दादी माँ के बारे में बताया था। इसके कुछ अनुच्छेदों को पढ़ के उनकी व्याख्या की थी और उस पर आधारित कुछ प्रश्न भी पूछे थे। आज मैं पुनः इसी पाठ के अनुच्छेदों को पढ़ते हुए उनकी व्याख्या करूंगी, क्योंकि कुछ पाठ का कुछ भाग शेष रह गया था। और उससे पहले मैं आप लोगों को कहानी का सार बता दे रही हूँ। यह कहानी शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित है और उन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि कैसे जरा सी भी कठिनाई पड़ने पर, जरा सी भी परेशानी पड़ने पर भी वह घबरा जाते थे। यद्यपि वो उम्र में अब काफी बड़े हो चुके थे, फिर भी वो और उसके जो शुभ चिंतक, उनका भला सोचने वाले जो मित्र थे, वो सामने तो उनको खुश करने के लिए छुट्टियों की सूचना दे देते थे, लेकिन पीठ पीछे उनकी उस कमजोरी का जो है मजाक बनाते थे कि इतना बड़ा होने पर भी जो है थोड़ी सी परेशानी आने पर घबरा जाता है। लेखक कहता है कि मैं सोचता हूँ उनकी बातों को न सोचूं, फिर भी अचानक मुझे क्यों आंखों के सामने जो है एक शांत और स्वच्छ जो है धुंधली छाया दिखाई पड़ने लगती है। वो धुंधली छाया किसकी है? यानी उनकी दादी की है। वो बचपन की याद करते हुए कहते हैं कि कुआर के दिन जो है आ गए हैं और उसमें क्या होता है कि चारों ओर गांव में जो है पानी ही पानी दिखाई पड़ता है, क्योंकि कुआर से पहले सावन भादों जो है वो बच्चों बरसात के महीने होते हैं जिसमें खूब पानी बरसता है, और कुआर के महीना जो है वो महीना होता है जब नवरात्र आते हैं। तो पहले उसमें श्राद्ध पक्ष होता है, फिर उसके बाद नवरात्र आते हैं, तो उस समय पानी जो है गांव में तालाबों में इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि बच्चे उस पानी में कूद कूद कर नहाते हैं। तो इसलिए लेखक का मन भी करता है। वो कहता है कि हर मौसम की अपनी बात होती है। आषाढ़ के महीने में आम और जामुन न मिले कोई चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ खाने को न मिले तो भी कोई दुख नहीं है। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी भी न मिले तो कोई भी अफसोस नहीं है उसे, लेकिन कुआर के दिनों में अगर इस झाग भरे जल में कूदकर जो है वो नहाने का आनंद न लिया तो उसे बहुत दुख होता था। इसी बात पर उसके मन में जो है इस बात से उसका मन बहुत बेचैन था, उड़क रहा था, यानी बेचैन और व्याकुल था, क्योंकि वो 2-1 दिन ही इस पानी में नहा पाया था और उसी नहाने धोने से जो है बीमार पड़ गया था। लेखक को वैसे तो हल्की बीमारी अच्छी लगती थी, क्योंकि उस समय उसकी दादी माँ जो है वो बहुत देखभाल करती थी और उसे नींबू और साबूदाना खाने को देती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि बुखार कुछ ज्यादा ही तेज आ गया और उसके ऊपर रजाई कंबल कई डाले गए। अब बड़ी मुश्किल से जो है रात 12 बजे जाकर बुखार का असर कम हुआ, और जब दिन में वो लेटा हुआ था तो उसकी दादी माँ जो है वो उसके पास आई। वो लग रहा था उसी झाग वाले जल से नहा कर आई थी और उसके बालों से जो है पानी टपक रहा था। उसने अपने जो धोती की किनारे से गांठ खोलकर कोई चमत्कारी मिट्टी उसके मुंह में डाली और माथे पर भी लगाई और उसके हाथ पैर सहलाती रहीं। सर पर दालचीनी का लेप करती, कभी पंखा जलती, कभी क्या है हाथ पैर छूकर उसके बुखार का तापमान कितना है इसका अनुमान करती। वो देख रही थी कि हांडी में पानी जो है वो लाया गया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका गया कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल जो है एकदम मिल गई कि नहीं, क्योंकि जो मरीज को खाना दिया जाता है वो बहुत
लिक्विड रूप में होना चाहिए, जिससे कि आसानी से पच जाए। और बीमार के कमरे में कोई सीधे से बाहर आकर तो नहीं चला गया। इस तरह से वो अनेक प्रश्न जो हैं वो पूछती रहती थी। दादी माँ को जो है गांव में अनेक जो घरेलू दवाइयाँ होती हैं उनके नाम मालूम थे। वो केवल घर के लोगों का ही नहीं, गांव में भी कोई बीमार पड़ जाता था तो वो इस बात का बहुत ध्यान रखती थी कि उसके घर जाके उसके हाथ माथे को स्पर्श करके बीमारी के बारे में जो है वो अनुमान लगा लेती थी। और गांव के लोगों को उन बीमारियों का पता लगाकर उनसे संबंधित उपचार के लिए दवा बताती थी और साफ सफाई रखने की हिदायत देती थी। और इस तरह वो अनेकों रोगों का उपचार करती थी। लेखक को पहले तो बुखार का आना पसंद था, लेकिन अब उसे नहीं पसंद है, क्योंकि अब उसे पहले जैसी दादी माँ की प्यारी देखभाल नहीं मिलती है। अब डॉक्टर आकर देख जाता है और जो मेस में जहाँ वो रहता है वहाँ पर महाराज जो है वो खिचड़ी या साबूदाना बना देता है। पहले जैसी बात नहीं रह गई है। और कुनैन मिक्सचर की जो शीशी है, जो डॉक्टर दवाई दे जाता है, उसके तीखेपन से अब बुखार भी भाग जाता है। लेकिन लेखक को पसंद नहीं है कि अब उसे बुखार आए। वहीं बचपन के दिनों को याद करते हुए लेखक जो है वो याद करता है कि किशन भैया की जब शादी हुई थी तो कैसे दादी माँ ने पूरा घर सर पर उठा लिया था। वो कहती थी कि अगर अपने हाथ से एक काम न करूं तो घर में कोई काम होने वाला नहीं है। जबकि आस पड़ोस के लोग सभी जानते थे कि दादी माँ जो हैं अब इतनी उम्र की हो गई हैं कि उनसे सारे काम हो नहीं सकते। लेकिन कहते हैं ना, बड़े बूढ़ों का जो है वो आशीर्वाद और जो है सहारा ही बहुत रहता है, जिससे उनकी सलाह से सारे काम आसानी से हो जाते हैं। वहीं लेखक बचपन में याद करता है कि कैसे वो एक बार बाहर से अंदर आया था तो वो दादी माँ जो हैं वो रामी की चाची को बहुत डांट रही थी। क्यों डांट रही थी? क्योंकि उन्होंने कुछ कर्जा लिया था और वो उसे समय पर नहीं चुका पाई थी और उसी बात की माफी मांगने आई थी कि बेटी की शादी है तो वो बाद में कर्जा चुका देगी। इसीलिए उसे जो है दादी डांट रही थी। लेकिन जब उसने बताया कि उसकी बेटी की शादी है इसलिए वो कर्जा नहीं दे पा रही है, तो लेखक ने दादी को समझाया कि गरीब है बेचारी, समय आने पर दे देगी। तो दादी ने उसे भी डांट कर भगा दिया था। लेकिन कुछ समय बाद लेखक इस बात को भूल गया और रामी की चाची जो है उसे रास्ते में मिली और उन्होंने बताया कि कैसे जो है उसकी दादी ने उसका पहले का कर्जा जो है वो माफ कर दिया और उसके बाद उन्होंने 10 रुपए भी उसकी बेटी की शादी पर खर्च करने के लिए दिए और कहा कि इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी कमी न रह जाए शादी में। तो लेखक को तब पता चला कि जो है उसकी दादी माँ कितनी दयालु है, किस तरह लोगों की सहायता करती है। तो लेखक बचपन के दिनों की याद करते हैं। वे किशन भैया के विवाह में क्या होता है इस बात को याद करता है। तो बच्चों, अब इसके बारे में अनुच्छेद पढ़ते हुए उसकी व्याख्या को जानेंगे बच्चों। जैसे किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का
हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य जो हैं वो दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी क्यों सो रहा था? बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन जो है एक सा होता है। तो लेखक बताता है कि कैसे किशन भैया की शादी में जो है वो 4-5 दिन पहले से ही रात भर गीत जो हैं गाए जाते थे और उसी समय जो है विवाह की रात को अभिनय भी होता है। मतलब अभिनय करते हुए विवाह में जो विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य थे वो दिखाए जा रहे थे। उसके पाठ जो है वो औरतें उसमें मतलब लड़का और लड़की बनकर अभिनय करती हैं। लेखक बीमार होने के कारण बारात में नहीं गया था, तो दादी माँ ने जो है उसको भी वहीं पे सुला लिया था। इस बात पर जो है और उसका ममेरा भाई जो बारात के जाने के बाद आया था तो वो भी वहीं सो रहा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। मतलब वो चाहती थी कि यहाँ पर जो है पुरुष कोई भी न रहे, क्योंकि उसमें कार्यक्रम में पुरुष नहीं भाग लेते थे। सभी जो है अभिनय औरतों द्वारा ही किए जाते थे। इसलिए जो है दादी माँ बोली और बिगड़ने लगी कि क्या है, लड़के से कैसा पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। क्योंकि लेखक की अभी कोई शादी नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने लड़के की तुलना ब्रह्मा से की यहाँ पर कि वो लोग एक समान होते हैं। तो इसीलिए लेखक जो है वहाँ पर ही सोया हुआ था। लेखक का कहना है कि दादी माँ ने उसे वहीं पर चादर उड़ाकर सुला दिया था। क्योंकि औरतें कई तरह का अभिनय कर रही थी, तो लेखक चादर ओढ़ के सोया हुआ था, तो उसे लग रहा था कि उस अभिनय से कहीं उसे हंसी ना हो जाए, आ जाए और क्या हो जाए। तो दादी माँ ने उसे सुला दिया था। और इस बात का अगर औरतों को पता चल गया कि यहाँ पर दूसरा भी कोई लड़का सोया है, तो वो उसको निकाल, इस बात की पोल खुल जाएगी तो वो उसे निकाल देंगी। तो वही लेखक कह रहा, मुझे भी पास एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाए, तो निकाल कर बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी न रुक सकी और भंडा फोड़ हो गया। यानी लेखक जो है जब औरतें अभिनय कर रही थी तो उसे हंसी आ गई, और उसी समय जिन औरतों में एक देबू की माँ थी, उसने लेखक की चादर जो है वो खींच ली। उसने कहा, कहो दादी, या कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। इस तरह से हाथापाई शुरू हो गई और दादी माँ बिगड़ी कि लड़के से क्यों लगती हो। और इस तरह से जो है लेखक ने बताया कि किस तरह उसने वो अभिनय देखा। सुबह रास्ते में वही देबू की माँ मिल गई और लेखक को चिढ़ाते हुए बोली कि कल वाला बच्चा भाभी। और उसने बताया लेखक ने कि वो जोर से वहाँ से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। तो वो कह रहे थे कि किसी प्रकार की गलती हो जाने पर वो छोटे में दादी माँ के पास जाकर खड़े हो जाते थे और इस तरह उन्हें जो है वो क्षमा मिल जाती थी, यानी दादी माँ उन्हें बचा लेती थी।
स्नेह और ममता की मूर्ति। दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती हैं। मृत्यु के बाद से ही दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की। वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ी रहती। शाम को मैंने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा तो लेखक बताता है कि बचपन में जो है वो कैसे एक एक घटना उसके सामने आ जा रही थी। और जो दादी माँ स्नेह और ममता की मूर्ति थी, परिस्थितियों का वात्या चक्र। वात्या चक्र मतलब घटनाक्रम बदल गया, यानी उसमें एक जीवन में बवंडर आ गया। तो सूखे पत्ते सा, जैसे आंधियाँ, बहुत तेज आंधी जो आती है तो उसमें क्या होते हैं, पत्ते वगैरह उड़ जाते हैं, धूल उड़ने लगती है। तो उसी तरह जीवन में भी परिस्थितियों का घटनाक्रम जो है वो आता रहता है, कभी सुख कभी दुख। तो ये दादी माँ जानती थी वो कैसे आता है। दादा की मृत्यु हो गई और वो इस बात से जो है वो दुखी हो गई, उदास रहने लगी। क्योंकि दादाजी जब जिंदा थे तो वो कहते थे कि पहले जो है तुम्हें भेज कर ही मैं जो हूँ जाऊंगा बाद में, यानी मेरी मृत्यु बाद में होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दादाजी पहले चले गए तो उसके बाद उन्हें ये सारा संसार जो है धोखे वाला लगता था, यानी एक छलावा लगता था। धोखे की टट्टी यानी एक छलावा, झूठ लगता था। क्योंकि दादाजी ने भी उन्हें झूठी बात कही थी कि वो मतलब तुम्हें भेजकर ही बाद में मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पिताजी ने जो है उनके दादाजी के श्राद्ध पर जो है बहुत अधिक खर्चा कर दिया अपने मित्रों और लोगों से लेकर। तो इससे क्या हुआ, घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो और भी बिगड़ गई। और दादा के श्राद्ध में मतलब दादी ने मना किया, फिर भी पिताजी ने उनके बहुत अधिक खर्च कर दिया। और दादी माँ दादाजी की मृत्यु के बाद अक्सर उदास रहने लगी। वो माघ के महीने में जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती थी, उस समय जो हवा चलती थी वो हड्डियों को भी ऐसा लगता था सुखा रही है, हड्डियों में घुस जा रही है। तो दादी जो है वो शाम को रोज गीली धोती पहने बैठी रहती थी। कोने में एक संदूक रखा था, उस पर दिया जलाकर बैठी रहती थी। उसने देखा एक बार लेखक ने, तो उन्होंने देखा था जो दादी की कभी भी आंखों में आंसू नहीं होते थे, आज उनकी आंखों में आंसू थे। और लेखक ने इस स्थिति में दादी माँ को देखा तो धीरे से उन्हें बुलाया
तो दादी माँ ने आंखें खोली और उससे कहा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो लेखक जो है दादी माँ के दुख से दुखी था, तो उसने कहा कि दादी माँ आपसे एक बात पूछूं। दादी माँ आपसे एक बात पूछूं, आप जो हैं इस तरीके से क्यों बैठी हैं। गीले कपड़े जो हैं वो आप बदल लीजिए। और उन्होंने बात पलट दी, पूछा कि आप रो रही हैं, तो उन्होंने बात पलट दी, मुस्कुराई और उससे कहने लगी कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, चलो। तो उसने कहा, लेखक ने, कि दादी माँ आप जो ये गीली धोती पहने हैं वो बदल लीजिए। तो कहने लगी कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती है, मुझे सर्दी गर्मी का एहसास नहीं होता है। दादी माँ ने कहा मुझे सर्दी गर्मी का एहसास नहीं होता, और वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं, दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। और इस तरह लेखक ने देखा कि दादी माँ जो है वो उन्होंने खींचते हुए उसको रसोई में ले गई और खाना खिलाया लेखक को। लेखक जब सुबह उठा तो उसने देखा कि चारपाई पर किशन भैया और कौन बैठे हैं, उसके पिताजी, और वो लोग कुछ सोच रहे हैं, चिंतित हैं। तो बाबू जी उसके बोल रहे थे कि रुपया कोई देता नहीं है, क्योंकि अभी पिछले महीने ही के बाकी हैं, जो उधार लिए थे वो चुकाए नहीं थे, तो दूसरा कर्जे के लिए कोई रुपया दे नहीं रहा था। तो वो दुखी थे, ऐसा लग रहा था अभी रो पड़ेंगे। लेकिन दादी माँ ने उनको शांत कराया और कहा, रोता क्यों है रे। दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, उनका गला भर आया, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखी आई हूँ, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा। पुराने लोग आगा पीछा जो है वो सब सोच लेते थे बेटा। और इस तरह दादी माँ ने जो है वो संदूक से कंगन निकाल कर पिताजी और उसके किशन भैया को दे दिए और उनको ढाढ़स बंधाया कि ये जो है बड़े लोग इसीलिए सोना जो है खरीद कर रखते थे। ये वैसे तो दादाजी ने उन्हें पहनाए थे, उनके वंश की निशानी है, लेकिन आज ये मुसीबत की घड़ी है, तो तुम लोग इसे जो है गिरवी रख के या बेचकर इसके द्वारा कर्जा चुका दो। क्योंकि बड़े लोग सब आगे पीछे की बात सोच लेते थे कि कभी परेशानी आए तो वो इसे बेच भी कर अपना काम चला लें। तो बच्चों, सचमुच लेखक को दादी माँ कैसी लगी? उन्होंने बताया कि सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अभी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं है? इस तरह
तो इस तरीके से बताया है लेखक ने कि उन्हें अपनी दादी माँ की किस तरह से याद आई और उन्हें अपनी दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। तो जो शाप से मुक्त होती है, शाप से अलग हो गई, ऐसी देवी के समान लगी। और वो धुंधली छाया जो उनके सामने अभी तक प्रकट थी अपनी दादी माँ की, विलीन हो गई, क्योंकि तब उन्हें होश आया कि ये जो किशन भैया का पत्र उनके हाथों में जो है वो कांप रहा है और उसमें किसकी सूचना मिली है, उन्हें दादी माँ अब नहीं रही, ऐसी मृत्यु की सूचना मिली है। और वो काफी दुखी हो गए इस बात से। तो ये है बच्चों कहानी पूरी। और इसके आधार पर कुछ प्रश्न मैं आज भी पूछ रही हूँ। यदि इन प्रश्नों के उत्तर आपने लिख लिए हैं तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन प्रश्नों के उत्तर आप तो याद कर लीजिएगा बच्चों। प्रश्न है, दादी माँ ने किसका कर्जा माफ कर दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, दादी माँ ने किसका कर्जा? रामी की चाची का कर्जा माफ कर दिया था। तो दादी माँ ने किसका कर्जा माफ कर दिया? रामी की चाची का कर्जा माफ कर दिया। दादी माँ ने संदूक से क्या निकाल कर दिया? ये भी आप लोगों को उत्तर पता है। दादी माँ ने संदूक से कंगन निकाल कर दिए। लेखक को किस बात पर विश्वास नहीं होता है? लेखक को दादी माँ की मृत्यु की बात पर विश्वास नहीं होता है। लेखक को दादी माँ कैसी लगी? लेखक को दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। चिट्ठी में क्या सूचना थी? चिट्ठी में दादी माँ की मृत्यु की सूचना थी। लेखक को हल्की सी बीमारी क्यों अच्छी लगती है? इस प्रश्न का उत्तर भी बच्चों मैंने लिखवाया है। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? तो बच्चों ये प्रश्न है। फिर भी यदि कोई प्रश्न न समझ में आए, उसका उत्तर न समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। और आप लोग यदि आपके पास इन प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इन्हें याद कर लीजिएगा अपनी आने वाली परीक्षा के लिए बच्चों। धन्यवाद।